मार्केट्स धीरे धीरे करके रिकवर करके 19,000 को वापस टिकाने की कोशिश कर रहा है। और अब हमारा जो सेगमेंट है मार्केट्स के महारथी, उसमें आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है अश्विनी अग्रवाल। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला 18 स्वदेश के लिए। आपसे चर्चा करके मज़ा आएगा और बहुत सारी चीज़ सीखने और समझने को भी मिलेंगी। अश्विनी, पहले तो ओवरऑल मार्केट पे आपका एक टेक चाहिए। जिस तरह का फॉल हुआ है उसमें दो मेन कल्प्रिट्स थे। फर्स्ट इज़ एफआईज, जिनका रोल बहुत एग्रेसिव नहीं था, और दूसरा ग्लोबल मार्केट्स। भले ईरान वाला इशू हो, उससे ट्रेड हमारे ज़्यादा ना हो, बट उसने सेंटिमेंटली लॉस काफ़ी पहुंचाया। हम ठीक हो रहे थे, बाद में एक टर्बुलेंस के तौर पर आया वो। अभी आपको लगता है कि इससे थोड़ा हम डीकपल हो जाएंगे और एफआईज भी लोस पे आ गए हैं, वापस इंडिया में आएंगे वो? जी, पहली बात, गुड मॉर्निंग। शो पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली एनवायरनमेंट अभी भी बहुत वॉलेटाइल है। जो अमेरिका में हो रहा है, विच इज कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, ग्रोथ अभी भी बहुत स्ट्रांग है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं और वो हाई रहने वाले हैं कुछ समय तक। ये अभी ठीक से इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक पे इसका पूरा प्रभाव ठीक से प्राइस इन नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, पिछले 30 साल में ये पहली दफा है कि 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड यूएस में 5% के ऊपर गई है। और मोर्टगेज रेट्स, 30 ईयर मोर्टगेज रेट्स जो यूएस में हैं वो 8% के करीबन हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में उस इकोनॉमी का स्लो डाउन होना वाजिब है। दूसरी बात रही ग्लोबल अनसर्टनिटीज की, और ये जियोपॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट की वजह से वो भी अभी बरकरार है। उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा ये कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं मिडिल ईस्ट के बारे में उतनी चिंता नहीं करता क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है, तो जब होगा उसको वैसे समझना पड़ेगा, उसके उस हिसाब से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हम लोग। पर जो यूएस में दिखाई दे रहा है वो सच है और वो काफी टाइम तक यहाँ रहने वाला है। उसकी वजह से इंडियन मार्केट्स पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने बताया फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलर्स रहे हैं, और मेरे हिसाब से वहां से आप अपने को ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन पे प्रभाव इंडिया में भी बना रहेगा। तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटली अपने को ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। आपने पूछा कि मतलब मेरा मार्केट पे क्या विचार है। यहाँ से देखिए, 5% की करेक्शन आ चुकी है निफ्टी में। कई सारे स्मॉल मिड कैप्स में 20-25% की भी करेक्शन आ चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी अपने को स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना चाहिए फिर से। जहां अपने को वैल्यू दिखे, जहां अपने को ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दिखें, वहां हमें ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फिर से। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज पे केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरनेशनल डिमांड सॉफ्ट रहेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। मॉर्निंग अश्विनी, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। प्रियंका हियर। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कि यहाँ से जो 5% की निफ्टी पे करेक्शन आ गई, और अब हम एक ट्रेंड भी देख रहे हैं कि बहुत शॉर्टर साइकिल्स हैं। इनफैक्ट अगर आप लार्ज कैप्स की बात करें तो वो ज़्यादा एक्सपैंड हुए भी नहीं थे। तो क्या एक चांस ये बनता है कि इस करेक्शन के बाद थोड़ी जो फ्रॉथ लीन हुई, और मेजरली वो मिड कैप स्मॉल कैप में हुई है, लेकिन आप एक रिकवरी अगर आती है, और इस शॉर्टर साइकिल में अगर एक रिवर्सल साइकिल, रिकवरी साइकिल को प्ले करना है, तो क्या लार्ज कैप्स में अब एक मूव आ सकती है? प्रियंका जी, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप लार्ज कैप इंडेक्स देखें तो सबसे ज्यादा ज्यादा गिरावट या अंडर परफॉर्मेंस हम कहें तो लार्ज कैप बैंक्स में आई है, और वहां मुझे अभी वैल्यू दिखने लगी है। मेरा ऐसा मानना है कि स्मॉल कैप्स में पूरा करेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, बिकॉज स्मॉल कैप्स में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरे हिसाब से मतलब 12-15 टाइम पे ट्रेड होने चाहिए, वो अभी भी 25 टाइम पे ट्रेड हो रहे हैं। सिक्लिकल बिजनेसेस हैं, छोटे हैं, वल्नरेबल हैं। तो मिड और स्मॉल कैप में एहतियात की जरूरत है। लार्ज कैप मेरे हिसाब से स्पेशली सिलेक्टिवली यदि अपने बैंक्स देखें या कुछ और पीएसयू ओन्ड फाइनेंशियल, वहां मुझे लगता है कि बॉटम शायद ज्यादा दूर नहीं है, या आप उसको 1-2 साल के नजरिए से देखें तो आपका फायदा हो सकता है। आई थिंक मेरा पॉइंट ये है कि जो अपना मार्केट है उसमें वैल्यूएशन डिस्पर्शन बहुत बढ़ गया है।
इवन इस करेक्शन में कई स्टॉक्स हैं जो 25-30% गिरे हैं स्मॉल कैप्स में, और कई स्टॉक्स हैं वो जो ज्यादा नहीं गिरे हैं, 5-7% ही गिरे हैं या बिल्कुल नहीं गिरे हैं। तो बॉटम अप वैल्यूएशन का ध्यान रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा एडवाइस रहेगा। ठीक है अश्विनी जी, तो अगर हम आईटी की बात करें या फिर अगर मेटल की बात करें, क्योंकि इन दोनों का ही ग्लोबल लिंकेज है, उसमें हम फार्मा को भी जोड़ सकते हैं, क्या यहाँ पर आपको वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया है? क्या अब ये स्टेबल होंगे और इन स्टॉक्स में स्पेशली आईटी में क्या मौके बनेंगे अब? जी नहीं, मैं आईटी से अभी भी दूर रहूंगा, बिकॉज आईटी में जिस हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट आई है, प्राइस एक्शन उतना नेगेटिव नहीं रहा है। ये बात सच है कि पिछले 1 साल में शायद आईटी स्टॉक्स ने ज्यादा रिटर्न ना दिया हो, पर यदि आप पिछले 3 साल का या 4 साल का आप हिसाब निकालें तो आईटी स्टॉक्स हैव डन वेरी वेल। उनके वैल्यूएशंस अभी भी हिस्टोरिकल लेवल्स के हिसाब से, यदि अपने 15-20 साल के औसतन वैल्यूएशन मेजर्स निकालें प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से, तो आज भी आईटी स्टॉक्स महंगे हैं और उनकी ग्रोथ एनवायरनमेंट मुझे ठीक नहीं लग रही। तो आईटी से तो मैं थोड़ा दूर रहूंगा। आईटी में कुछ मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो ग्रो कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी यूनिक पोजिशनिंग है या प्रोडक्ट है, या उनके क्लाइंट्स अच्छा कर रहे हैं, उसके चलते दो स्टॉक्स अभी भी वो चल रहे हैं और वहां पे वैल्यूएशन भी महंगे हैं। मैं उनसे उनसे भी दूर रहना चाहूंगा, बिकॉज ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब जब लार्ज कैप्स को प्रॉब्लम दिखती है तो वो प्रॉब्लम देर सवेर स्मॉल कैप्स में भी आती है। सो आईटी से तो मैं दूर रहूंगा। आईटी की तरफ से मेरा मेरा उतना रुझान पॉजिटिव नहीं है। मेटल्स थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बिकॉज मेटल्स में ना डिमांड सप्लाई ग्लोबल लेवल पे कैसे मूव करती है, और कहाँ ट्रांसपोर्टेशन बॉटलनेक्स आती हैं, प्रोडक्शन बॉटलनेक्स आती हैं, उन सब पे काफी कुछ डिपेंड करता है। पर वहां मेरा ऐसा अनुमान है कि ग्लोबली इकोनॉमीज विल स्लो डाउन। पूरे 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 दुनिया भर में ग्रोथ कम होगी, इंडिया में भी कम होगी। सो ऐसे एनवायरनमेंट में मेटल्स पे पॉजिटिव होना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तीसरा सेक्टर आपने बताया फार्मास्यूटिकल्स, वहां आई एम पॉजिटिव। मुझे लगता है कि वहां रॉ मटेरियल प्राइसिंग प्रेशर जो पिछले 3-4 साल से बरकरार रहा है वो नहीं रहेगा। आई थिंक वहां पे जो प्राइसिंग प्रेशर हमने यूएस में देखा पिछले 2-3 साल में एक्सपोर्टर्स के लिए, वो भी थोड़ा कम रहेगा, और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट की ग्रोथ ठीक ठाक है। सो फार्मास्यूटिकल्स पे मैं तब भी थोड़ा पॉजिटिव रहूंगा। ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला Thank you. और अपनी बात रखी हमारे सामने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जल्दी आपसे वापस मुलाकात रहती है, और अगर इस बीच दिवाली से पहले आपसे मुलाकात नहीं हुई तो मैं अभी आपको दिवाली की विश भी कर देता हूँ। सर हैप्पी दिवाली टू यू, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर व्यूअर्स, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर।